नमस्कार। कभी सोचा है क्या होता है जब वोटर किसी एक पार्टी का होकर नहीं रहता, जब जीत और हार का फैसला चंद हजार वोटों से तय होता है। आइए आज हम उत्तराखंड की रामनगर सीट के जरिए एक स्विंग सीट के बिल्कुल दिल में उतरते हैं और डेटा की मदद से इसके सियासी डीएनए को समझने की कोशिश करते हैं। ये जगह है रामनगर, विधानसभा क्षेत्र संख्या 61, नैनीताल जिले में कुमाऊं की पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ। अब ये सिर्फ अपनी खूबसूरती या जिम कॉर्बेट की वजह से ही नहीं जाना जाता। यहाँ की सियासत भी उतनी ही दिलचस्प है, जहाँ हर चुनाव में हवा का रुख बदलने का एक रिवाज सा बन गया है। आज की हमारी इस पड़ताल में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम रामनगर की मिट्टी को समझेंगे कि वो क्या चीज़ है जो इसे एक स्विंग सीट बनाती है। फिर 2022 के चुनावी आंकड़ों की परतें खोलेंगे। हम लोगों की असल शिकायतों को सुनेंगे और ये भी जानेंगे कि क्यों यहाँ सत्ताधारी पार्टी के लिए अपनी सीट बचाना इतना मुश्किल होता है। इसके बाद हम एक असरदार गवर्नेंस के ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, इस स्विंग सीट की प्रोफाइल। आखिर रामनगर की जमीनी हकीकत क्या है जो यहाँ की राजनीति को इतना अनप्रेडिक्टेबल बनाती है? क्योंकि कोई भी चुनाव क्षेत्र सिर्फ एक नंबर नहीं होता, वो वहां रहने वाले लोगों की उम्मीदों और उनकी परेशानियों का एक आईना होता है। रामनगर की कहानी में देखिए कई परतें हैं। एक तरफ तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और खेती पर टिकी अर्थव्यवस्था है, पर इसका दूसरा पहलू ये है कि यहाँ के नौजवानों को नौकरियों के लिए मैदानी इलाकों में जाना पड़ रहा है। एक तरह का पलायन। लोग चाहते हैं कि उनके स्थानीय मुद्दों पर बात हो, उनका हल निकले, लेकिन अक्सर दिल्ली से उठी राष्ट्रीय राजनीति की आवाज उन पर हावी हो जाती है। केंद्र की स्कीमें पहुंच रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन राज्य स्तर पर विकास की रफ्तार बहुत धीमी लगती है। और इस सबके बीच हाथ में स्मार्टफोन तो आ गया है, लेकिन डिजिटल समझ की कमी की वजह से गलत खबरें, अफवाहें बहुत तेजी से फैल जाती हैं। तो ये तो हुई जमीनी हकीकत। अब जमीन से उठकर सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। हमारा दूसरा भाग, चुनावी डेटा का विश्लेषण। कहते हैं कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, तो आइए देखते हैं 2022 के चुनाव के ये नंबर हमें रामनगर के बारे में क्या कहानी सुनाते हैं। 67.8%। 2022 में रामनगर के इतने वोटरों ने अपना वोट डाला। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि यहाँ के लोग अपनी सियासत को लेकर कितने जागरूक और गंभीर हैं। जब इतने सारे लोग घर से निकलकर वोट देते हैं, तो ये एक साफ इशारा होता है कि उनकी हर उम्मीदवार पर, हर पार्टी पर पैनी नजर है। अब इस नंबर को देखिए, 4745। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं। 2022 के चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला सिर्फ इतने वोटों का था। कुल वोटों का महज 5.7%। आप सोच सकते हैं कि मुकाबला कितना कांटे का, कितना करीबी रहा होगा। लेकिन 2022 की कहानी का सबसे चौंकाने वाला और शायद सबसे जरूरी आंकड़ा ये है 20.3%। ये वोट किसी बड़ी पार्टी के खाते में नहीं गए, ये मिले एक आजाद उम्मीदवार को। मतलब हर 5 में से एक वोटर ने दोनों बड़ी पार्टियों को नकार दिया और एक तीसरे विकल्प को चुना। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को एक नज़र में साफ कर देता है। बीजेपी को मिले 37.44% वोट और वो जीत गई। कांग्रेस 31.72% पर दूसरे नंबर पर रही। लेकिन असली कहानी इस तीसरे बार में है। आजाद उम्मीदवार जिसे 20% से भी ज्यादा वोट मिले। साफ है कि ये जीत किसी लहर की वजह से नहीं, बल्कि वोटों के बंटवारे की वजह से हुई थी। और कहानी यही खत्म नहीं होती। 2017 के चुनाव से अगर तुलना करें तो दोनों ही बड़ी पार्टियों का वोट शेयर गिरा है। बीजेपी का वोट शेयर करीब 9% कम हुआ, तो कांग्रेस का भी 3% से ज्यादा घटा। ये एक पक्का सबूत है कि रामनगर का वोटर किसी को भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन आंकड़ों के पीछे की असल वजह क्या है? कौन से वो मुद्दे हैं जो रामनगर के वोटर को इतना बेचैन कर रहे हैं? और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, जनता की मुख्य शिकायतें। तो जब लोगों की नब्ज टटोली गई तो क्या सामने आया? उनकी सबसे बड़ी चिंताएं हैं बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। ये वो मुद्दे हैं जो सीधे सीधे उनके और उनके बच्चों के भविष्य से जुड़े हैं। इसके साथ ही खराब सड़कें, जमीनों का सही प्रबंधन न होना और स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी, ये सब उन्हें परेशान करता है। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये उन जरूरतों की आवाज है जो लोगों की गरिमा से जुड़ी हैं। और हमारा संविधान भी तो यही कहता है, हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक है।
और ये बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना शासन की जिम्मेदारी है। अब हम जरा इतिहास में झांकते हैं। क्या ये सब पहली बार हो रहा है या फिर इसमें कोई पैटर्न है? चौथा भाग, अस्थिरता का एक पैटर्न। क्यों यहाँ जो भी पार्टी सत्ता में आती है उसके लिए इस सीट को दोबारा जीतना एक चुनौती बन जाता है। ये टाइमलाइन रामनगर की सियासी अस्थिरता की पूरी कहानी खुद ही बता देती है। 2002 से देखिए, ये सीट एक पेंडुलम की तरह कांग्रेस और बीजेपी के बीच झूलती रही है। 2022 में पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी लगातार दूसरी बार जीती, लेकिन जैसा हमने आंकड़ों में देखा वो जीत भी बहुत ही मामूली अंतर से हुई। ये पैटर्न साफ तौर पर सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी की तरफ इशारा करता है। और इसी बदलते समीकरण को ये विश्लेषण रिपोर्ट बिल्कुल सही पकड़ती है कि उभरता हुआ पैटर्न एक त्रिकोणीय मुकाबले का है, जिससे समन्वित वोट प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सीधे सरल शब्दों में इसका मतलब ये है कि अब लड़ाई सिर्फ दो पार्टियों के बीच नहीं रही, मैदान में एक तीसरा ताकतवर खिलाड़ी आ चुका है। और इसका मतलब है कि पार्टियों को अपने वोट बिखरने से बचाने के लिए बहुत ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, सत्ता विरोध की इस पुरानी रिवायत और वोटरों की नाराजगी के बीच एक स्थिर और टिकाऊ शासन कैसे बनाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब शायद एक सोची समझी रणनीति, एक ब्लूप्रिंट में छिपा है। और यही हम आते हैं अपने 5वें हिस्से पर, शासन का ब्लूप्रिंट। इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है, यानी एक 4 आयामी रणनीति जो 4 मजबूत खंभों पर टिकी है। इस सिद्धांत के ये 4 स्तंभ एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। पहला, चुनावी रणनीति, उन खास बूथों और उन वोटर समूहों पर फोकस करना जो किसी भी तरफ जा सकते हैं और चुनाव का नतीजा पलट सकते हैं। दूसरा, संगठन की ताकत, जमीन पर कार्यकर्ताओं और वॉलंटियर्स की एक ऐसी मजबूत टीम बनाना जो हर घर, हर दरवाजे तक पहुंच सके। तीसरा है नैरेटिव, यानी कहानी, लोगों को भटकाने वाले मुद्दों से दूर सिर्फ और सिर्फ विकास पर आधारित एक सच्ची और असरदार स्थानीय कहानी बनाना। और चौथा, संसाधनों का सही इस्तेमाल, पैसा, लोग और टेक्नोलॉजी, इनका इस्तेमाल अंदाजे पर नहीं बल्कि डेटा के आधार पर स्मार्ट तरीके से करना। जब हम दोनों बड़े पार्टियों की ताकत और कमजोरी को इस नजरिए से देखते हैं तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। एक तरफ कांग्रेस के पास एक अनुभवी और मजबूत स्थानीय उम्मीदवार हैं, लेकिन राज्य स्तर पर उनका संगठन कमजोर है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का संगठन और राष्ट्रीय नैरेटिव बहुत ताकतवर है। तो ये लड़ाई सिर्फ 2 उम्मीदवारों की नहीं है, ये 2 अलग अलग सिस्टम की, 2 अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं की लड़ाई है। तो इन सब बातों के बाद आगे का रास्ता क्या है? हमारा छठा और आखिरी पड़ाव, आगे की राह। और ये सिर्फ चुनाव जीतने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं आगे विश्वास बनाने के बारे में है। तो रामनगर हमें सबसे बड़ा सबक क्या सिखाता है? सबक ये है कि वोटर की वफादारी कोई विरासत में मिली जागीर नहीं है। इसे हर चुनाव में बार बार लोगों की असली जरूरतों पर काम करके कमाना पड़ता है, मेहनत से हासिल करना पड़ता है। और भरोसे की इस कमाई का एक बहुत जरूरी हिस्सा है लोगों की निजी जानकारी का सम्मान करना। भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क ये तय करता है कि राजनीतिक दल लोगों के डेटा का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी और उनकी सहमति से करें। ये विश्वास बनाने की दिशा में एक बहुत अहम कदम है। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है, आज के इस गहरे राजनीतिक ध्रुवीकरण के दौर में क्या डेटा पर आधारित और जमीनी मुद्दों पर टिकी हुई हाइपर लोकल गवर्नेंस समाज में बढ़ती दूरियों को कम करके विश्वास को फिर से बना सकती है? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,